वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 और अध्याय 6 नंबर की हम चर्चा करें। राजस्थान का भौतिक स्वरूप आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जो राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, एशियप, राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं इन सब में इम्पोर्टेंट, जो खास करके अब वन रक्षक का एग्जाम होगा, रीट का एग्जाम होगा और जो भी एग्जाम है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 अध्याय और राजस्थान का भौतिक स्वरूप। इससे पहले 5 वीडियो हमने देख लिए 5 चैप्टर के रूप में, और पांचों के पांचों इतिहास से संबंधित थे। आज भौतिक स्वरूप, जो राजस्थान 4 भौतिक स्वरूपों में बंटा हुआ है, उसकी चर्चा करें हैं। तो जल्दी से देखिए, 4 स्वरूप। क्वेश्चन सीधा ही आता है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल और विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला, जिसका 80% भाग हमारे राजस्थान में है। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है और दक्षिणी पूर्वी भाग क्या है, पठारी। और पहले अध्याय में हमने पढ़ लिया था, आपको पूरा विवरण बताया था कि 33 जिले आपने पढ़ लिए होंगे, संभाग पढ़ लिए होंगे, और कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला है उसकी सारी चर्चा हमने की थी। जो विद्यार्थी लगातार वीडियो देख रहा है, अब देखिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है कि संरचना निर्माण के आधार पर राजस्थान के चारों भागों का आरोही क्रम या अवरोही क्रम में पूछे या क्रम पूछे, तो सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली पर्वतमाला का, 2 नंबर पे हुआ था दक्षिणी पूर्वी पठार का, 3 नंबर पे हुआ था पूर्वी मैदान का, और 4 नंबर पर यानी सबसे नवीन पूछे तो थार का मरुस्थल है, सबसे पुराना पूछे तो अरावली पर्वतमाला। ये चारों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है थार का मरुस्थल। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात करते हैं थार के मरुस्थल, जो राजस्थान के 12 जिलों में उत्तर पश्चिम और पश्चिम क्षेत्र में फैले हुए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य अरावली में, राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। पूरा पूछे तो 61.11% भाग पर। और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में एक तो अत्यधिक जनघनत्व है, लगभग 103 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। ध्यान रखना, विश्व में ऐसा एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ सबसे ज्यादा जनघनत्व है, पशु घनत्व है, वर्षा और खनिज की विविधता है, वनस्पति है, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। आपसे पूछे थार का मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है, तो आपका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है। जैसे गोबी मरुस्थल मंगोलिया के अंदर है, आटाकामा मरुस्थल चिली के अंदर है, इस प्रकार अलग अलग मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट में 3 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ध्यान रखना, जोधपुर नहीं आता। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी और रेत के टीले पाए जाते हैं, बड़े बड़े, बहुत ही रेतीली है। जैसलमेर तो आप जानते हो, मरु महोत्सव बनाया जाता है। बाड़मेर में थार महोत्सव बनाया जाता है और ये बहुत प्रसिद्ध है। जो हवा के साथ अपना स्थान बदलते हैं, दोहरे होते हैं ना, मिट्टी जो बालू रेत होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती जाती है, और इस क्षेत्र में अलग अलग नाम भी है इनके। तो इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी जाके इकट्ठी हो जाती है तो उसको कहते हैं दरियन। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण होना दरियन कहलाता है। ये भी ध्यान रखना, थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पूरी मरुभूमि तो है ही, गग्गर का मैदान जो गंगानगर हनुमानगढ़ का आ गया, अर्ध मरुस्थलीय भाग जैसे कुछ नागौर का क्षेत्र, और ये जो गोडवाड़ क्षेत्र है ये है, नागौर की उच्च भूमि आ गई यहाँ पे, और अंतः प्रवाही प्रदेश जहाँ जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो अंतः प्रवाही प्रदेश है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो आज ही कर ले। 18 से 22 जनवरी तक राजस्थान की नदियों का टॉपिक टेस्ट हाथों हाथ, खेल खेल में पढ़ाई चलेगी।
टॉपिक 8 बजे मिलेगा, 9 बजे इसका टेस्ट होगा, जो रीट, एसीएफ, कॉलेज लेक्चरर और आरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से रीट का है, आरपीएससी के कोई भी एग्जाम है आपके लिए महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट, लाइव क्लासें भी प्राप्त है। और अगर आपको कोर्स खरीदना है, जैसे रीट का खरीदना है, तो 525 रुपये में उपलब्ध है। इसमें भी आपको छूट मिलेगी। नानक क्लासेज अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो, जहाँ भी अनअकैडमी खोलो आप नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज किया करो। प्रोमो कोड यूज करते ही आपको 10% छूट होगी, और जिसमें पेड नहीं है कोर्स, वो आपको क्या है, फ्री में उपलब्ध होगा। फिर देखिए 2 नंबर आता है अरावली पर्वत। कौन सा अरावली? जो पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। बात आती है, अब मैं थार के मरुस्थल की थोड़ी सी बात एक और कर लेता हूँ। थार का जो मरुस्थल है उसमें एक तो ध्यान रखना, सीज की स्थापना की गई है। सेज की स्थापना किन किन जिलों में? ठीक है, सेज यानी सोलर इंटरप्राइजेज इकोनॉमिक जोन, ये कहाँ स्थापित की गई है? एक तो है आपका जोधपुर में, एक है आपका जैसलमेर में, और एक है बाड़मेर में। 3 है, ठीक है। कौन कौन से? जैसलमेर और जोधपुर और बाड़मेर में सेज की स्थापना की गई। एक तो इसको याद रखना है। आपसे पूछे मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको बताना है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। पहले 3 ही आते थे, अब बाड़मेर को भी शामिल कर लिया है। 2 ध्यान रखना, बरखान, जो अर्धचंद्राकार मिट्टी के टीले होते हैं उन्हें बरखान कहते हैं। पैराबोलिक, जिनकी आकृति बालों की हेयर पिन जो लगाते हैं उसके आकार की हो जाती है, वो पैराबोलिक होता है। तो अलग अलग इसमें वो जो होती है स्ताबली, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। दूसरा आता है अरावली पर्वतमाला। यह राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से शुरू होती है, यहाँ से इधर से, और उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तार है, और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से ये निकलती है। खेड़ ब्रह्मा और हमारे राजस्थान में सिरोही में प्रवेश करती है, और उत्तर में पूरे सिरोही में निकलने के बाद उत्तर में कहाँ से बाहर निकलती है? खेतड़ी झुंझुनू से बाहर निकलती है, और आगे दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक फैली हुई है, राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई है, टूटी फूटी। 692 किलोमीटर में विस्तृत है, टोटल 692 किलोमीटर, जिसमें से 80 यानी 692 में से 80% राजस्थान का हिस्सा है। मान के चलो 550 किलोमीटर लंबाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और हरियाणा में भी इसका कुछ भाग है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। पूर्वी राजस्थान, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है तो ये तो हो गया पूर्वी राजस्थान, और ये पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है, ध्यान रखना, चारों में से। अब खासियत अरावली पर्वतमाला, सबसे ज्यादा खनिज, धात्विक खनिज संसाधन अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। आज अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो पूरे राजस्थान में मरुस्थल होता। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों का उद्गम होता है। जितनी भी बड़ी नदियां है ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी में जाने, उन नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से ही लगभग होता है। और विभिन्न प्रकार की वनस्पति है, जड़ी बूटियां खूब सारी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा होती है ना, कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें बहुत ही कम बारिश होती है। कारण अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने के कारण जो हवाएं चलती है वो अरावली पर्वतमाला से टकराकर दक्षिणी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बारिश करती है। इसलिए अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अब एक तो यह है कि अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो राजस्थान में बारिश होती नहीं, बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जीवन रेखा कहते हैं। और वर्षा के आधार पर भी 2 भागों में बांटती है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कहाँ पे है? जो माउंट आबू सिरोही केंद्र है, गुरु शिखर, और ये सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर होगी, और दूसरी शेर सबसे ऊंची चोटी होगी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर या किस जिले में है? सिरोही जिले में। रीट का एग्जाम, वन रक्षक का एग्जाम, पटवारी में इस प्रकार के क्वेश्चन 5-10 तो आने और आपको बता दिया इन बुकों से ही एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र में आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रहा गग्गर का मैदान, गंगानगर हनुमानगढ़ में। ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, भी ध्यान रखना। जो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जैसलमेर में है, थोड़ा सा भाग जोधपुर में भी है, बाड़मेर में है। 41
यानी लगभग 41.11% के आसपास बालू का मुक्त प्रदेश है। यानी बालू का नहीं है, चट्टानी चट्टानी है, हमादार इरगर वो जो शब्दावलियां होती है ना, वो इसी बालू का मुक्त स्तूप में है। तो ये भी ध्यान रखना। यानी टोटल 100% का 41.11% बालू का मुक्त प्रदेश है। ये पिछले साल पटवारी के अंदर क्वेश्चन आया था। और ये देखिए, ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र हो गया, ये शेखावटी प्रदेश हो गया, ये अरावली पर्वतमाला होगी आपकी, ये बनास बेसिन, बनास नदी बहती है, ये चंबल बहती है तो चंबल का मैदान हो गया, ये हाड़ौती का पठार हो गया, ये माही का मैदान हो गया, ठीक है, ये विंध्यन कगार हो गया, उत्तरी अरावली की पहाड़ियाँ बागड़ क्षेत्र हो गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया तरीके से पढ़ना। तीसरा आ जाता है हमारा पूर्वी मैदान। कौन सा? पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग है वो चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। आपसे पूछे राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, आप उत्तर क्या बताओगे? पूर्वी मैदान बताओगे। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदान, क्योंकि नदियों के द्वारा किस मैदान का निर्माण हुआ है? पूर्वी मैदान का। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है। लेवल देखो, 0 लेवल है। जो विद्यार्थी नए तरीके से पढ़ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जड़ समझ में आनी चाहिए। 0 लेवल जहाँ से आप उठ कर हुआ वहाँ वो चीज़ें अगर आपको पता होगा तो आपका ऑटोमेटिक जीके याद होगा। अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे जीके याद नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे बढ़िया तरीके से, लेवल से पढ़ोगे तो जीके याद होगा। जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है, यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। देखो, थार का मरुस्थल 61 और अरावली 9 और ये 23%। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। उत्खात भूमि के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है ना, जो मिट्टी के अपर्दन के लिए उत्खात भूमि विश्व में प्रसिद्ध है। चंबल के बीहड़ और डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। चंबल के बीहड़, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? कोटा से लेकर धौलपुर। बीहड़ भूमि या डांग, डांग की रानी कहते हैं कुरोली को, ध्यान रखना। ये बीहड़ भूमि सर्वाधिक कोटा से लेकर धौलपुर तक है क्षेत्र है। इसे डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। पान सिंह तोमर आपने फिल्म देखी होगी, वो इन बीहड़ भूमि और डांग क्षेत्र में बनी हुई है। और उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। 23% भाग पर 40%, सबसे ज्यादा जनघनत्व। और ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार इस पूर्वी मैदान के अंदर जो जिले हैं ना वो टॉप पे हैं जनघनत्व में। सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये जिले जनघनत्व में सबसे ज्यादा है। तो इनको ध्यान रखना। पूर्वी मैदान में पूछे बनास नदी क्षेत्र आता है, माही नदी का कुछ क्षेत्र आता है, और चंबल नदी का कुछ क्षेत्र आता है, और बाणगंगा बेसिन, ये सब पूर्वी मैदान को उपजाऊ बनाती है, ठीक है। राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं जिन्हें माही के मैदान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, आपसे पूछे माही का मैदान किस भाग में आता है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में आता है? पूर्वी मैदान में आता है। ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठार में मत कर देना, और कोई दक्षिण नहीं होता है, तो पूर्वी मैदान के अंदर आता है, जिन्हें क्या कहते हैं? माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांवों के समूह और नदी नालों से निर्मित होने के कारण 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है। माही नदी के मैदान को 56 का मैदान, माही नदी को कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, खास करके बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये बहती है। तो ये भी आपको चीजें याद रखनी है। चौथा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिणी पूर्वी पठारी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ा शासक आए थे, हाड़ा चौहान। और ध्यान रखना, कोटा बूंदी के जो शासक होते थे उनके शासकों के आगे महाराव लगता था। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है बार बार, किस क्षेत्र के शासकों के आगे महाराव लगता है? तो कोटा के शासकों और बूंदी के शासकों के आगे महाराव लगता है। और चौहान कौन से थे? हाड़ा चौहान, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हाड़ौती का पठार। ये लावा निर्मित क्षेत्र है, मालवा के पठार का अंग है, ध्यान रखना। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टियां लावा निर्मित मध्यम काली और उपजाऊ मिट्टी है। ये क्वेश्चन आता है। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान में, काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में, रेतीली मिट्टी दक्षिणी पूर्वी पठार में, और कंकरीय या लेटेराइट मिट्टी ये पर्वतीय अरावली पर्वतमाला में, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान देखो, अन्य पठार कौन कौन से हमारे? सिरोही में स्थित उड़िया, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार, आबू का पठार, उदयपुर राजसमंद में स्थित बोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार जिसपे चित्तौड़गढ़ का किला है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल जो बिजोलिया ठिकाने से संबंधित थी,
उदयपुर प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार, जो जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दक्षिणी पूर्वी पठार, इस क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियां, मुकुंदरा अभयारण्य भी पाया जाता है यहाँ पे। और मुकुंदरा की पहाड़ियों की आकृति पूछ लेना आपको, तो आपको क्या बताना है, अर्धचंद्राकार आकृतियां हैं। तो ये दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में विस्तृत ध्यान रखना। सबसे ज्यादा यहाँ पे सोयाबीन होती है झालावाड़ के अंदर, और लहसुन वगैरह जो मसाले जितने भी होते हैं लगभग इन क्षेत्रों में होते हैं। रामगंज मंडीर, गडेपान चंबल फर्टिलाइजर गडेपान कोटा के अंदर स्थित है। उर्वरक भी क्षेत्र होता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मालवा का पठार है, और अरावली पर्वतमाला से लेकर मालवा के पठार तक ये विंध्यन कगार भूमि भी है। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, चित्तौड़गढ़ में जैसे चूना पत्थर भी खूब होता है। ये तो हो गई 4 भौतिक प्रदेश। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु व ऋतु चक्र। जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का प्रभाव स्पष्ट प्रभाव है, ये तो जाहिर सी बात है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम की स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का ऐसा एकमात्र देश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखो दोनों में अंतर है। भौतिक प्रदेश कितने, 4, जलवायु की परिस्थितियां कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की जलवायु। राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अब यहाँ पे देखिए, भौतिक प्रदेश का नाम और जिलों के नाम मुझे कमेंट करके बताओगे कौन कौन से जिले आते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो। आपके लिए एक बढ़िया मुहिम शुरू की है, सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, और मैं आपको कंटिन्यूज, क्योंकि एक बार मुहिम शुरू करने के बाद अगर पूरी करें, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक पहुँचें, और SST की बुक मैं आपको सारी करवाऊँ, ताकि आप बढ़िया तरीके से इनका अध्ययन कर सको, और कोई भी राजस्थान का एग्जाम है उसे फाइट कर सको। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर आपने सारे पढ़ लिए तो आप कोई भी राजस्थान जीके का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अब देखिए, अरावली के पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। सवाईमाधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर होती है यहाँ की लगभग। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। अब देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ चीजें दिखाता हूँ। ये हो गया राजस्थान का नक्शा। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा से ऊपर जो हमारी जलवायु है उसको कहते हैं शीतोष्ण या उपाद्र जलवायु। अब राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा गया है। एक तो ये रहा, इसे कहते हैं शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, कुछ जोधपुर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है। ये जो क्षेत्र है, ये लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावटी और गग्गर का मैदान, ये आता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क जलवायु के अंदर आता है। फिर ये आपकी अरावली पर्वतमाला होगी, जो उपाद्र जलवायु के अंदर आती है। उपाद्र 50 सेंटीमीटर रेखा है ना, यहाँ से 2 भागों में बांटती है। ये आता है आपका जो पूर्वी मैदान है, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है आपका आंध्र प्रदेश में, आर्द्र प्रदेश में आता है। और ये जो झालावाड़ का और कुछ चित्तौड़ का भाग है, ये आता है अति आर्द्र प्रदेश में। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं भी पाई जाती हैं। एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून तक। एक होती है वर्षा ऋतु, जुलाई से सितंबर। अपने कहते हैं ना सावन के अंदर बारिश होती है, वो सावन के अंदर बारिश क्यों होती है, क्योंकि वो ऋतु कौन सी चलती है, उसमें वर्षा ऋतु होती है। और शीत ऋतु अब चल रही है अक्टूबर से फरवरी तक। तो ये ऋतुएं तीनों ध्यान रखना, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं खासियत इनकी। ग्रीष्म ऋतु, राजस्थान में इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, खूब होता है अपने। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि में तो 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। और गंगानगर में सर्वाधिक आंधियां चलती है। आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां, श्री गंगानगर में, सबसे कम झालावाड़ में। ठीक है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक प्रदेशों में सबसे गर्म है, क्योंकि मरुस्थल की खासियत होती है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो इसलिए सबसे ज्यादा ठंड भी इस मरुस्थल क्षेत्र में पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। ये देखिए, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, अतः तापमान में बहुत अंतर आ जाता है। एकदम ठंडा हो जाता है और एकदम गर्म हो जाता है, जिससे दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। माउंट आबू सिरोही के अंदर ठंडा स्थान है हमारा। ये देखिए, यह भी जाने राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म
धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है। और जो सर्दियों में जो बारिश होती है उसको बूंदों से बारिश होती है उसको माउट कहा जाता है। और ये लू चलती है, ठीक है, गर्म हवाएं चलती है, उन्हें लू कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबको पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। और हवाएं तो पूछो ही ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की से लू चलती है तब। वर्षा ऋतु, राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इसी ऋतु में होती है, क्योंकि नाम इसका वर्षा ऋतु हो गया। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, एक तो ये ध्यान रखना, ये हमारा राजस्थान है, इधर तो है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर की खाड़ी, दो ध्यान रखना। लूणी, पश्चिमी बनास और माही नदी अरब सागर में गिरती है। चंबल, बनास, बाणगंगा, ठीक है, ये नदियां सारी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो इधर से आती है ना बंगाल की खाड़ी से, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। और ये पश्चिमी राजस्थान वाले जितने भी विद्यार्थी हैं देख लो, बारिश होती है ना वर्षा ऋतु में, अपने कहते हैं ना जयपुर में इतनी बारिश होगी, कोटा में बाढ़ आ गई, झालावाड़ में बाढ़ आ गई, लेकिन हमारे सूखा होता है, एक बूंद ही नहीं होती है। ये कारण यही है कि ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से जो मानसून आएगा वो इस अरावली पर्वतमाला से टकराएगा और यहाँ खूब सारी बारिश करेगा, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। उससे बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उससे बारिश होती है पूर्वी राजस्थान। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। दक्षिणी राजस्थान, जो यहाँ से लग जाऊँ, सिरोही है, उदयपुर है, आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, खूब सारी, इसलिए राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़, राजस्थान का मत्स्यराम झालावाड़, सबसे आर्द्र जिला झालावाड़, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, जैसलमेर वालों 10 सेंटीमीटर ही होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछे माउंट आबू है। राजस्थान का बरखोयान किसको कहा जाता है? माउंट आबू को। सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा बारिश होती है, स्थान पूछे माउंट आबू, जिला झालावाड़, 150 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है ना। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आपको पूछे सबसे पहले मानसून किस जिले में आता है, तो बांसवाड़ा में, झालावाड़ में आता है। हमारे राजस्थान में मानसून से सबसे बारिश होती है झालावाड़ में, 2 नंबर पे आता है बांसवाड़ा में। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। शीत ऋतु, राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे अब तापमान है ना ठंडा चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। तो जो पश्चिमी राजस्थान वाले हैं, चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, वो सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करोगे कि हम सर इस जिले में रह रहे हैं और हमारी इतनी ठंड पड़ रही है, तापमान इतना क्या है, लगभग सारे विद्यार्थी बताओगे। देखो, इन चीज़ों को कमेंट में लिखने से मुझे ही पता चलता है कि आप किस जिले से बिलोंग कर रहे हो और किस स्थिति में, आपकी क्षेत्र की जलवायु को आपका पता लगता है कि आपकी जलवायु कैसी है। ऊंचाई के कारण इसी ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। वर्तमान में आपने न्यूज़ देखी होगी कि माउंट आबू इतनी बर्फ जम गई, इतने -डिग्री हो गया। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में ठंड बहुत बढ़ जाती है, जैसे वर्तमान में है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित बात, भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, क्योंकि चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ होता है। माउट से गेहूं की यानी रबी की फसल को लाभ होता है। इसे गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। कहाँ से उठती है? भूमध्य सागर, पता ना आपको, भूमध्य सागर से उठती है। नाम सुना होगा, लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, वहां से उठती है, फिर ये ईरान, पाकिस्तान होते हुए यहाँ आती है। हम कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से बारिश हुई है, वो माउट है पश्चिमी विक्षोभों से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए, मरुस्थलीकरण तो पता ही है आपको, खूब सारा मरुस्थलीकरण होता है, सूखा पड़ता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन, आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे मुझे, और अगर कुछ बातें हो तो 5 विशेषता आप मुझे बताइए कि वहाँ किस प्रकार की फसल होती है, कितनी बारिश होती है, कैसी जलवायु है, और आप किस तहसील में रहते हो, जरूर बताएंगे। देखिए आपके लिए कौन रहे, हालांकि छठी क्लास की किताब है, अभ्यास है, लेकिन हमारा लेवल देखो छठी के हिसाब से, हमें तो कितने मैंने क्वेश्चन बता दिए, शायद आपको पता ही नहीं होंगे। तो किस भौतिक प्रदेश में स्थित है मुझे जरूर कमेंट करोगे। और ये क्वेश्चन ये आपको पता ही, देख लिया आपने। अब देखिए अभ्यास प्रश्न, आपके कमेंट में जवाब देने वाले क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। तो सही इन दोनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो सारे विद्यार्थी बढ़िया तरीके से इन कमेंट में जवाब दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन हो जाए। लगातार हम कंटिन्यूज इस पे बने रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।